ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 241। व्हाइट बियर्ड आ रहा है। मरीन को पता नहीं। मरीन फोर्ट से लगभग 6000 फीट ऊपर 3 लोग बादलों के ऊपर खड़े होकर व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं के आगमन को देख रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि मदारा, जैक्स और अकीरा थे। मदारा सान, ये शुरू हो रहा है। व्हाइट बर्ड आ गया है। जैक्स ने स्थिति को दूरबीन से देखते हुए कहा, क्या हम आगे बढ़े? नहीं, अभी बहुत जल्दी है और मैं देखना चाहता हूं कि क्या व्हाइट बर्ड अपनी प्रसिद्धि के अनुसार उतना ही शक्तिशाली है। मदारा ने उत्तर दिया। एक ही समय पर 3 लोगों ब्लेज, क्वीना और रेगिस को लेकर एक छोटा बादल मरीन फोर्ट की ओर दौड़ा। यात्रा के समय का सदुपयोग करते हुए ब्लेज ने सिस्टम पैनल की जांच की। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 100 आधा भगवान। शैतान फल 79.9। हकी 100.0। मुक्त विशेषता बिंदु 8.1 प्रणाली ने उन्हें समुद्री डाकुओं को हराने के लिए अंक दिए। ब्लैकबियर्ड समूह 1.0 अंक, रेडफील्ड 0.5 अंक, बुलेट 0.5 अंक और अन्य विविध समुद्री डाकू 1.0 अंक। कुल मिलाकर उनके मुफ्त विशेषता अंक 3.0 अंक बढ़ गए। ये एक बड़ी छलांग है। कुछ ही समय में उसका समूह मरीन फोर्ट पहुंच गया। खुद को दिखाने के बजाय ब्लेज मदारा के स्थान पर चला गया और जैक्स द्वारा बनाए गए बादलों पर उतरा। लगता है मैं समय पर आ गया, ब्लेज ने कहा। नीचे की स्थिति को देखते हुए उन्होंने टिप्पणी की, मैं महसूस कर सकता हूं कि व्हाइट बर्ड ने वो सुनहरा खून पी लिया है जो मैंने उसे दिया था। मैं उसे एडमिरल से लड़ते हुए देखने के लिए उत्साहित हूं। मैरिनफोर्ड अग्रणी जहाज मोबी डिक पर व्हाइट बर्ड समुद्री लुटेरों के 14 कप्तान एक पंक्ति में खड़े थे। मार्को, जोज, विस्टा और अन्य कप्तान जिन पर भारी इनाम था। उनकी उदासीन आंखें एकत्रित मरीन को देख रही थी, जबकि उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी। लेकिन नीचे खड़े मरीन सैनिक उनसे निकलती भयावह आभा को महसूस कर सकते थे। व्हाइट बर्ड समूह का सामना करते हुए मरीन्स के पसीने छूटने लगे। आखिरकार वे योंको समूह का सामना कर रहे थे। सेंगोकू, गारप, सुरु और 3 एडमिरल मोबी डिक को घूर रहे थे। एक सेकंड के बाद सभी ने आवाज सुनी, टैप टैप टैप। वो आ रहा है। मरीन्स ने अपनी सांस रोक ली, जबकि पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। कुलीन मरीन सैनिकों के घबराए हुए भावों के बीच व्हाइट बर्ड सीढ़ियों से चलता हुआ जहाज के अंदर से बाहर आया। आखिरकार उन्होंने उसे देखा। यूं को व्हाइट बर्ड अपने हाथ में नागिनाटा पकड़े हुए मोबी डिक के डेक पर चला आया और खड़ा हो गया। उसके राजसी रूप ने अनगिनत नौसैनिकों के दिलों में भय पैदा कर दिया। गुरारारा। व्हाइट बर्ड ने नागिनाटा को जमीन पर पटक दिया। काफी समय हो गया, सेंगोकू। व्हाइट बर्ड। सेंगोकू ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। व्हाइट बियर्ड ने फांसी के मंच पर एस को देखा और टिप्पणी की, मुझे 1 सेकंड दो, एस। ओया जी। एस ने व्हाइट बर्ड को देखा, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या वो सचमुच वही पुराना व्हाइट बर्ड है? मुझे वो इतना डरावना क्यों लगता है? एक मरीन सैनिक ने आह भरी। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि हर कोई व्हाइट बर्ड को देखकर हैरान था। अपनी उम्रदराज छवि के विपरीत व्हाइट बर्ड में जीवंतता झलक रही थी, जबकि उसका शरीर जबरदस्त ताकत से भरा हुआ था। गार्प ने हैरानी से व्हाइट बर्ड को देखा। उसका आभा मंडल उसके चरम से भी अधिक शक्तिशाली है। उसने क्या किया? बस एक नजर। सुरु ने अपना सिर हिलाया। वो जानती थी कि मरीन ने गलत अनुमान लगाया था। मुझे उम्मीद है कि सेंगोकू के पास कुछ बैकअप योजनाएं होंगी, अन्यथा हम खत्म हो जाएंगे। अकैन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, व्हाइट बर्ड के दबंग हकी को महसूस करते हुए। उनमें से हर एक, वो बस जाकर मर क्यों नहीं सकता? उसका युग खत्म हो चुका है। अरारा। कुजान ने आह भरी। केवल किजारू शांत रहा, मानो वो सिर्फ एक दर्शक था। व्हाइट बर्ड। सेंगोकू का चेहरा काला पड़ गया, जबकि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने अपने शरीर को इस चरम पर कैसे पुनर्जीवित किया? एस के आंसू भरे चेहरे को देखते हुए व्हाइट बर्ड ने उसे धीरे से सांत्वना दी। चिंता मत करो, एस। मेरे रहते हुए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। व्हाइट बर्ड मुस्कुराया और उसकी आंखें भयंकर हो गई। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने हवा में दोनों तरफ मुक्का मारा। क्रैक। हवा के अनगिनत टुकड़ों में बिखरने से पहले एक क्रैकिंग ध्वनि हुई। एक भयानक झटका आसपास के पानी में फैल गया। समुद्र में बेतहाशा उछाल आया और वापस लौट आया। कुछ ही सेकंड में वे एक मेगा सुनामी के रूप में वापस आ गए। विशाल लहरों ने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया तथा मैरिनफोर्ड को छाया में डाल दिया। विशाल सुनामी को देखते हुए मरीन के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। इस तरह की आपदास्तर की शक्ति के सामने वे सिर्फ देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। व्हाइट बर्ड के एक ही प्रहार ने मरीन्स की लड़ाकू भावना को कुचल दिया। ये दृश्य देखकर आओकिजी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। अगर कोई कार्रवाई नहीं करता और इस हमले को नहीं रोकता तो मरीन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आसमान में छलांग लगाते हुए उसने अपनी बाहें फैला दी। उसकी उंगलियों से बर्फ का भाला निकला और उसने राक्षसी लहरों को छुआ। हिमयुग। आओकिजी ने पुकारा। एक पल में कुजान की बर्फ की शक्ति ने पूरे समुद्र के साथ साथ लहरों को भी पूरी तरह से जमा दिया। एडमिरल आओकिजी ने
व्हाइट बर्ड के हमले को रोक दिया। हाँ, एडमिरल हमारे साथ है, हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मरीन अपने डर से जाग गए और लड़ने का जज्बा दिखाया। ये सही है, आओ किजी, तुम छोटे बदमाश हो। व्हाइट बर्ड मुस्कुराया। कुजान ने व्हाइट बर्ड पर हमला करते हुए ठंडी हवा छोड़ी। बर्फ के भाले, सैकड़ों बर्फ के भाले उसके सामने प्रकट हुए, इससे पहले कि वो उन्हें व्हाइट बर्ड पर फेंकता। मूल कार्य के विपरीत आओ कीजी ने पूरी ताकत से हमला किया। वो बता सकता था कि उसके सामने व्हाइट बर्ड कमजोर हकी वाला बूढ़ा आदमी नहीं है, उसकी ताकत अपने चरम पर है, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत को रोका नहीं। आओ कीजी के बर्फीले भालों का सामना करते हुए व्हाइट बर्ड ने जबरदस्त ताकत से हवा को चकनाचूर कर दिया और हाकी। हवा फट गई। झटके की शक्ति ने आओ कीजी के भाले को कुचल दिया और बाद वाले पर वार किया। अरारारा। हालांकि आओ कीजी ने समय रहते अपने शरीर को तत्वमय बना लिया, लेकिन हकी को ले जाने वाली सदमे की तरंगों ने उसे चकनाचूर कर दिया। उसका शरीर दूर स्थित एक इमारत से टकराया, जिससे रास्ते में पड़ने वाली हर चीज नष्ट हो गई, जबकि बादलों और धूल ने सब कुछ ढक लिया। उड़ती धूल से आओ कीजी की आकृति खुद को धूल झाड़ते हुए दिखाई दी। ऐसी शक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी ताकत अपने चरम पर है। जब सभी ने आओ कीजी के होठों के कोने से खून की बूंदें टपकती देखी, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां मौजूद हर कोई इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। आओ कीजी कौन है? मरीन हेडक्वार्टर के एडमिरल में से एक, जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है। योनको के अलावा वे शीर्ष पर है। इतना शक्तिशाली व्यक्ति व्हाइट बर्ड के एक ही वार से घायल हो गया। सभी को आश्चर्य हुआ, क्या वे वास्तव में व्हाइट बर्ड नामक राक्षस को हरा पाएंगे? उस समय ब्लेज की छवि मरीन के दिमाग में उभरी। वाइस एडमिरल ब्लेज, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति है। अगर वो यहां होते तो उन्हें असहाय होने की जरूरत नहीं होती। उनके मन में एक सवाल कौन था, वाइस एडमिरल ब्लेज कहां है? वे युद्ध में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? तभी सेंगोकू की आवाज पूरे मरीन फोर्ड में गूंज उठी। डरो मत सब लोग, व्हाइट बर्ड बूढ़ा और बीमार है, उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बाहरी साधनों का इस्तेमाल किया होगा। यह निश्चित रूप से अस्थायी है। हाँ, गोली चलाओ, मोबी डिक को नष्ट कर दो, मरीन ने जवाब दिया। जाओ मेरे बेटों, एस को बचाओ, आज रात हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे, व्हाइट बर्ड ने आदेश दिया। अध्याय 242 युद्ध। व्हाइट बर्ड समुद्री डाकू बनाम मरीन मुख्यालय। खाड़ी जम जाने के कारण व्हाइट बर्ड के जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जबकि मरीन ने उन पर तोपों से बमबारी शुरू कर दी। व्हाइट बर्ड समुद्री लुटेरे तोपों की परवाह किए बिना बर्फ की सतह पर आगे बढ़ गए। समुद्री लुटेरों और मरीन के बीच बर्फ की सतह के ऊपर लड़ाई हुई। कुछ ही समय में लड़ाई अफरातफरी में बदल गई। वाइस एडमिरल व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं के कमांडरों को रोकने के लिए आगे आए, लेकिन मार्को, जोज और विस्टा की ताकत स्पष्ट रूप से उनसे अधिक थी। स्थिति को देखते हुए शीर्ष स्तर के वाइस एडमिरल आगे आए और सेना में शामिल होकर डिवीजन कमांडरों से भिड़ गए। उस समय मिहॉक ने आगे बढ़कर कई लोगों को चौंका दिया। हॉकाई, मिहॉक आगे बढ़ रहा है? क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो? डो फ्लेमिंगो ने नाक भौं सिकोड़ी। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि हमारे और उस आदमी के बीच कितनी दूरी है जिसे कभी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कहा जाता था, मिहॉक ने टिप्पणी की, जबकि उसकी तीखी नजरें व्हाइट बियर्ड पर टिकी थी। अपनी सर्वोच्च श्रेणी की तलवार योरू को खींचकर उसने उसे पूरी ताकत से घुमाया। एक हरे रंग की तलवार की रोशनी व्हाइट बर्ड की ओर बढ़ी, जो रास्ते में बर्फ की सतह को चीरती हुई चली गई। मिहॉक ब्रैट, तुम मुझे चुनौती देने के लिए अभी भी बहुत जल्दी हो। मेरे पास आने से पहले कुछ और सालों के लिए शैंक्स के साथ खेलो। गुरारारा। व्हाइट बर्ड हंसा और अपने नागिनाटा को क्वेक बबल के साथ लपेटते हुए काट दिया। बूम। टक्कर लगने पर मिहॉक की तलवार की रोशनी अनगिनत कणों में फट गई, जो व्हाइट बर्ड की शक्ति को सहन करने में असमर्थ थे। दुनिया के सबसे ताकतवर तलवारबाज के वार को व्हाइट बर्ड ने सरल तरीके से तोड़ दिया। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं कुछ देख रहा हूं? हॉकाई का वार ऐसे ही हल हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या मिहॉक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यह सच है कि मिहॉक ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। यह बिना किसी हकी या तकनीक के केवल एक शुद्ध तलवारबाज वार है। अपने सिर के ऊपर हथियार घुमाते हुए व्हाइट बर्ड ने अपने नागिनाटा को एक भूकंपी बुलबुले से लपेटते हुए लंबवत वार किया। हवा फट गई। एक ऐसा वार हुआ जिसने अंतरिक्ष को चीर दिया। व्हाइट बियर्ड का वार हॉकाई जितना उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन इसमें शॉक फ्रूट पावर के साथ दमनकारी ताकत भी थी। व्हाइट बियर्ड के हमले का सामना करते हुए हॉकाई की आंखें सिकुड़ गई और उसने तेजी से अपनी तलवार का इस्तेमाल वार को रोकने के लिए किया। क्लैंग। टक्कर से एक छोटी सी शॉकवेव उत्पन्न हुई और अन्य सरदारों को मिहॉक की तरफ से दूर धकेल दिया। तीव्र प्रभाव और कंपन के कारण हॉकाई की बाह कांपने लगी और उसे बल को संतुलित करने के लिए कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हॉकाई की आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी। इतनी ताकत! कोई आश्चर्य नहीं कि उसे सबसे ताकतवर आदमी कहा जाता था। हॉकी को पीछे धकेल दिया गया। वो बुढ़ापे में भी इतना ताकतवर है।
ताकतवरों के बीच टकराव देखकर मरीन का चेहरा बदल गया। व्हाइट बर्ड बहुत ताकतवर है। ये उस बूढ़े और बीमार आदमी से बिल्कुल अलग है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। शांत वातावरण को जोरदार हंसी ने तोड़ दिया। पफ, वहां, गैर्प ने अपनी उंगली दिखाते हुए और अपने पेट को सहलाते हुए हंसते हुए कहा। व्हाइट बर्ड वाकई बहुत ताकतवर है। पहले उसने आओकिजी को मारा और अब मिहोक को। गार्प, तुम चुप हो जाओ, सेनगोकू ने फांसी के मंच से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें गैर्प पर घूर रही थी। माफ करें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गैर्प ने निष्ठाहीनता से माफी मांगी। अरे, सेनगोकू को सिर दर्द हो रहा है। व्हाइट बर्ड की ताकत में कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा कि यह सिर्फ अस्थायी है। अब और देरी करना समझदारी नहीं है। व्हाइट बर्ड की ताकत चरम पर है, इसलिए केवल वह और गैर्प ही उसे रोक सकते हैं। लेकिन नीचे खड़े गैर्प को देखकर सेंगोकू ने अपना सिर हिलाया। एस गैर्प का पोता है, वो अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता था, और अगर वो अपने कर्तव्य के कारण कार्रवाई भी करता तो भी वो अपना सब कुछ नहीं देता। ब्लेज का चित्र उसके दिमाग में कौंध गया, लेकिन विश्व सरकार ने उसे सख्त हिदायत दी कि उसे युद्ध से दूर रखा जाए। ब्लेज के साथ मुझे व्हाइट बर्ड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अफसोस, वो केवल एडमिरल्स का उपयोग कर सकता है। वो उनकी ताकत पर भरोसा करता है, लेकिन चोटी के व्हाइट बर्ड के खिलाफ 3 एडमिरल्स को उसे हराने के लिए एक साथ हमला करने की जरूरत है। मोबी डिक के ऊपर खड़े व्हाइट बर्ड ने सेंगोकू की निगाहें महसूस की। उसने मुस्कुराने से पहले सेंगोकू की ओर देखा। अच्छा नहीं। व्हाइट बर्ड की मुस्कुराहट देखकर उसकी इंद्रियों ने उसे चेतावनी दी। सेंगोकू, मुझे आशा है कि तुमने मेरे खिलाफ युद्ध की घोषणा करने से पहले अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी। ये कहते हुए व्हाइट बर्ड हवा में ऊंची छलांग लगाई और बर्फ की सतह पर मजबूती से उतरा। जैसे ही वो उतरा, व्हाइट बर्ड की आंखें बैंगनी लाल हो गई। शाही बैंगनी बिजली की चिंगारी के साथ सभी दिशाओं में लहरें उठीं। बर्फ की सतह पर दरार के निशान दिखाई दिए, जबकि एक शॉकवेव ने सभी को उससे दूर उड़ा दिया। कॉनकरर के हाकी के एक सटीक प्रहार ने कमजोर इरादों वाले मरीन को मार गिराया। अधिकांश मरीनों के मुंह से झाग निकल रहा था जब वे जमीन पर गिरे तथा आवाजें आ रही थी। उनकी आंखें खाली थी और मुंह खुले हुए थे। दृढ़ इच्छाशक्ति वाले मरीनों के अलावा रियर एडमिरल स्तर से नीचे के सभी लोगों को व्हाइट बर्ड के व्यापक रेंज वाले हकी विस्फोट द्वारा मार गिराया गया। अरे, हाउ शोकू हकी, रियर एडमिरल ने कहा, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए। लगभग 70% मरीन बल बेहोश हो गया। व्हाइट बर्ड, सेनगोकू ने अपनी मुट्ठी भींची और सैनिकों को लोहे की दीवार पर आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसे व्हाइट बर्ड को उत्पात मचाने से रोकना है। जमीन से दर्जनों दीवारें उठ खड़ी हुई, जिन्होंने व्हाइट बर्ड समुद्री लुटेरों को घेर लिया और उनके बाहर निकलने तथा फांसी के मंच की ओर जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। जब समुद्री लुटेरों ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो दीवार हिली नहीं, जबकि दीवारों से तोपें निकलकर आग लगाने की तैयारी कर रही थी। ये सब देखकर व्हाइट बर्ड ने नाक भौं सिकोड़ी। छोटी मोटी चालें। व्हाइट बर्ड ने हवा को ऐसे पकड़ा और खींचा जैसे वो मूर्त हो। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा द्वीप उसकी इच्छा के अनुसार बदल गया। बे एरिया ऊपर चला गया, जबकि आयरन वॉल को गिरा दिया गया। हवा में हल्का सा घुमाव आने से दोनों पक्ष टकराकर एक हो गए तथा लोहे की दीवारें जमीन के नीचे गायब हो गई। गुरारारा, सेनगोकू, अगर तुम सिर्फ इतना ही तैयार हो। व्हाइट बर्ड ने अपना हाथ पीछे किया और अपने सामने हवा में जोर से मारा। तुम मुझे कम आंक रहे हो। हवा में एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई। धमाका। एक भयानक झटका मैरीन फोर्ड में एक क्रूर जानवर की तरह फैल गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इसका लक्ष्य वो निष्पादन मंच है जहां एस को रखा गया है। विशाल दरारें मकड़ी के जालों की तरह फैल गई, जो व्हाइट बर्ड के उन्माद का सामना करने में असमर्थ थी। मरीन फोर्ड कांप उठा। अच्छा नहीं, सेंगोकू ने पसीना बहाया। युद्ध सबसे खराब संभव दिशा में जा रहा है। अगर वे कुछ नहीं करते तो वे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो जानता था कि पीक व्हाइट बर्ड कितना डरावना है। सकाजुकी, कुजान, बोरसालिनो, सेंगोकू ने पुकारा। मूल श्रृंखला की तरह तीनों एडमिरल आगे आए और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके हकी उत्सर्जन के साथ शॉकवेव को रोक दिया। अध्याय 243। व्हाइट बर्ड बनाम 3 एडमिरल। सेनगोकू के आदेश के तहत प्रभारी व्यक्ति ने युद्ध के लाइव प्रक्षेपण को काट दिया। ये उस समय था जब लफी, जिनबे और इम्पेल डाउन से भागे अन्य लोग प्रवेश कर गए थे। गार्प और एस ने लफी को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। लफी, दूसरी ओर, तीनों एडमिरल एक ही समय में व्हाइट बर्ड का सामना कर रहे थे। भले ही वो शीर्ष व्हाइट बर्ड हो, लेकिन 3 एडमिरल का सामना करते हुए उसे सावधान रहना था। एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी ने सभी की आंखों को अंधा कर दिया जब वो व्हाइट बर्ड के ऊपर प्रकट हुई। जैसे ही रोशनी मंद हुई, किजारू की आकृति नजर आने लगी। अपने हाथों को सामने की ओर मोड़ते हुए किजारू ने घातक प्रकाश कणों की एक बौछार छोड़ी,
जो बिना किसी दया के व्हाइट बर्ड की ओर चली। महाविस्फोट। साकाजुकी तेजी से आगे बढ़ा, जबकि उसकी मुट्ठी शुद्ध मैग्मा में बदल गई और फिर व्हाइट बर्ड की ओर तेजी से बढ़ी, जिससे उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो पिघल गया। बर्फ का टुकड़ा। तीतर की चोंच आओकिजी ने बर्फ की एक विशाल लहर छोड़ी, जिसने तीतर का आकार ले लिया और फिर तेजी से व्हाइट बियर्ड की ओर बढ़ गई। ये एडमिरल आओकिजी, किजारू और अकैनु है। वे अंततः कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, उनके हस्तक्षेप के साथ व्हाइट बर्ड अपनी इच्छानुसार उत्पात नहीं मचा सकता। हमें बस व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं का ख्याल रखना है, मरीन जो अब आपातकालीन स्थितियों के लिए आरक्षित थे। व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं का सामना करने के लिए बाहर आए। एडमिरल्स को व्हाइट बर्ड का सामना करते देख वे खुशी से झूम उठे। तीनों एडमिरलों को चारों ओर से हमला करते देख डिवीजन कमांडरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। ओया जी। लेकिन हमलों का सामना करते हुए व्हाइट बर्ड मुस्कुराया, जबकि उसकी आंखों में लड़ने का जोश चल रहा था। अपनी भुजाओं में ताकत महसूस करते हुए और हकी पर काबू पाते हुए व्हाइट बर्ड ने अपना हथियार उठाया। उनके नागिनाता से काली बिजली जैसी ऊर्जा की धाराएं निकल रही थी, जबकि व्हाइट बियर्ड ने भूकंप बुलबुले के साथ इसे और अधिक प्रज्वलित कर दिया था। अपने पैरों और भुजाओं में प्रबल शक्ति के साथ उसने अपनी नागिनाता को लहराया और घूम गया, जिससे कट ने 360 डिग्री का घेरा बना लिया। धमाका। एक भयंकर गड़गड़ाहट वाली ध्वनि के बाद एक भयंकर आघात तरंग सभी दिशाओं में एक हिंसक महातूफान की तरह फैल गई, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। तीनों एडमिरलों के हमले व्हाइट बर्ड और हकी की आघात शक्ति का सामना नहीं कर सके, वे नष्ट हो गए। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्हें व्हाइट बर्ड के शॉकवेव को रोकने के लिए अपने हकी का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपने शरीर को स्थिर करने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। एकदम शांत। वो बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर है, क्या ऐस उसका सम्मान करता है? लफी ने फांसी के मंच की ओर तेजी से बढ़ने से पहले एक जगह रुककर कहा। गुरारारा। ताकत और पुरानी चोटों के अस्थायी रूप से गायब होने से उत्पन्न भावना का आनंद लेते हुए व्हाइट बर्ड जोर से हंसा। उसकी हंसी ने मरीन को और अधिक भयभीत कर दिया। तीनों एडमिरल अलग अलग पोजीशन में उतरे और व्हाइट बर्ड को त्रिकोणीय स्वरूप में घेर लिया। वे उसे गंभीरता से देखने लगे। हालांकि उन्होंने हमले में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन व्हाइट बर्ड ने इसे आसान बना दिया। व्हाइट बियर्ड से उन्हें अत्यधिक हकी और निर्भीकता का आभास हुआ, मानो वो उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। अगर तुम बदमाश मुझे रोकना चाहते हो तो कुछ और साल अभ्यास करो। मुझे रोकने के लिए गैर्प और सेंगोकू को हाथ मिलाना पड़ा, या वो बदमाश ब्लेज, लेकिन ऐसा लगता है कि वो यहां नहीं है। व्हाइट बर्ड मुस्कुराया। डरावना नहीं, व्हाइट बर्ड अपनी चरम शक्ति के साथ वो आसानी से हमारे संयुक्त हमले को पीछे हटा सकता है। ये भयानक है, किजारू ने अतिशयोक्ति करते हुए कहा, जबकि वो अचानक एक सुनहरी चमक के साथ गायब हो गया। क्या तुम्हें प्रकाश की गति से लात मारी गई है? किजारू व्हाइट बर्ड के सामने आया और अपना प्रतिष्ठित वाक्यांश बोला। उसका दाहिना पैर, जो सुनहरे रंग का था, व्हाइट बर्ड के सिर पर निशाना साध रहा था। किजारू के हमले के खिलाफ व्हाइट बर्ड ने अपनी हकीलेपित बाई भुजा से शांतिपूर्वक बचाव किया। धमाका। टक्कर होने पर एक शॉकवेव उनके केंद्र में फट गई। व्हाइट बर्ड ने हल्के से जोर लगाकर किजारू के पैर को दूर धकेला और अपनी कोहनी से जोरदार प्रहार किया। इससे हवा में ऐसी दरार पैदा हुई जैसे कि उसने क्वेक पंच मारा हो। बूम। इतनी नजदीकी से किजारू, जिसे व्हाइट बर्ड से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी, कंपन की शक्ति से उड़ गया। उसका शरीर दूर की इमारत से टकराया और धूल और मलबे को हिलाते हुए ऐसा लगा जैसे उसे जोर से मारा गया हो। किजारू की हरकतों से एक पल के लिए व्हाइट बर्ड को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने अपने हमले में हाओशोकू का इस्तेमाल किया है। यह बस एक सामान्य मुक्का है जिसमें थोड़ा कंपन है, लेकिन उसके पास सोचने का मौका नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैग्मा उसकी ओर बढ़ रहा था। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने नुकीले कुत्ते के सिर के आकार के मैग्मा से बचकर अकैनु की ओर देखा। मैग्मा ब्रैट, तुम्हें अपने कौशल का उपयोग कुत्ते का मांस भूनने में करना चाहिए। व्हाइट बर्ड। अकैनु गुस्से में दहाड़ा। व्हाइट बर्ड को ठंडे अंदाज में देखते हुए उसने कहा, तुम्हारे जैसे बूढ़े लोगों के मरने का समय आ गया है। आज तुम्हारा अंतिम संस्कार है, इसे कोई नहीं बदल सकता। व्हाइट बर्ड मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में गुस्से की एक लकीर जल रही थी। कौन नहीं जलेगा जब उसके मुंह पर ऐसे ठंडे शब्द कहे जाए? बिना किसी कारण के वो अकैनु को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने इस मैग्मा बदमाश को सबक सिखाने का फैसला किया। उस समय आओकीजी ने किनारे से चेतावनी दी, साकाजुकी, सावधान रहो। इसमें कोई संदेह नहीं है, उसकी ताकत उसके चरम काल से कहीं ज्यादा है। लेकिन साकाजुकी कौन था? उसने कुजान के सुझाव को सुनने की जहमत नहीं उठाई और व्हाइट बर्ड पर सीधे हमला कर दिया, मानो वो उसका आजीवन दुश्मन हो। उसकी भुजाएं मैग्मा में बदल गई
और उन्हें व्हाइट बर्ड की ओर इंगित करते हुए उसने मैग्मा मुट्ठियों की बौछार कर दी। ज्वालामुखी विस्फोट। हमले का सामना करते हुए व्हाइट बियर्ड ने अपने अवलोकन हकी का उपयोग करते हुए आसानी से उन्हें चकमा दिया, जो भविष्य में कुछ सेकंड की भविष्यवाणी कर सकता था। दोनों आगे बढ़े, एक ने हमला किया और दूसरे ने बचकर भागना शुरू किया। देखते ही देखते उनके बीच सिर्फ 1 मीटर का अंतर रह गया। इतनी नजदीकी से सकाजुकी ने अपना विशिष्ट हमला शुरू किया। महाविस्फोट। एक विशाल उबलते मैग्मा मुट्ठी को फेंका, जिससे उच्च तापमान निकल रहा था। हमले का सामना करते हुए व्हाइट बर्ड ने अपना हाथ उठाया और हवा में जोरदार प्रहार किया। दरार, धमाका, कंपन और मैग्मा की शक्ति मध्य हवा में भयंकर रूप से टकराई, जिससे बैंगनी बिजली की धाराएं निकलने लगी। उनको केंद्र में रखकर तूफानी ऊर्जा भड़की और फिर एक भयावह आघात तरंग में विस्फोटित हो गई। ये केवल एक क्षण के लिए था। दोनों पक्ष बराबर लग रहे थे। इससे पहले कि कंपन के बल ने विशाल मैग्मा मुट्ठी को तोड़ दिया और स्काजुकी को पराजित कर दिया। प्रहार की तीव्रता को सहन न कर पाने के कारण साकाजुकी को पीछे धकेल दिया गया। इससे पहले कि साकाजुकी संभल पाता और खुद को स्थिर कर पाता, एक बहुत बड़ी छाया उसके सामने खड़ी हो गई। व्हाइट बर्ड को क्वेक बबल में अपनी मुट्ठी में लपेटे हुए इतने करीब देखकर उसके माथे से ठंडा पसीना निकल आया। व्हाइट बर्ड ने मरीन की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के खिलाफ जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी पूरी ताकत से अकैनु के सिर पर मुक्का मारा। बूम! एक धमाकेदार आवाज के साथ सकाजुकी का शरीर जमीन पर गिर गया और उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। हालांकि वो आखिरी क्षण में तत्व बन गया, लेकिन इससे उसे ज्यादा मदद नहीं मिली। हवा अनगिनत टुकड़ों में टूट गई। झटके की शक्ति साकाजुकी के सिर से गुजरी और जमीन पर जा गिरी, जिससे मरीन फोर्ड के बीच में एक विशाल खड्ड बन गई। आह! साकाजुकी ने दहाड़ते हुए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। कंपन की शक्ति से उसके अंदरूनी अंग घायल हो गए और उसके कान, नाक और मुंह से खून बहने लगा। बर्फ की गेंद। कुजान ने व्हाइट बियर्ड के पास पहुंचकर बर्फ की ऊर्जा छोड़ी और उसे जमाने की कोशिश की। दबंग हकी व्हाइट बर्ड के शरीर से बाहर निकला और कुजान के हमले को रोककर उसके शरीर को जमने से रोक दिया। दूर हटो, छोटे बच्चे! दहाड़ते हुए व्हाइट बर्ड ने पास आ रहे कुजान पर लात मारी। हवा फट गई। झटके की शक्ति ने कुजान को दूर फेंक दिया, जिससे वो सकाजुकी की मदद नहीं कर सका। अध्याय 244। मदारा। जाप। कई लेजर बीम ने व्हाइट बर्ड पर हमला किया, जिससे उसे अपना हाथ अकैनु से हटाने और अपनी बाई ओर एक मुक्का मारने पर मजबूर होना पड़ा। उसी समय उसने हकी से लिपटे अपने दाहिने पैर से अकैनु को लात मारी। व्हाइट बियर्ड के बाई ओर हवा फट गई, जबकि अकैनु का शरीर सीधे फांसी के मंच के पास एक इमारत में फेंक दिया गया, जिससे हर जगह धूल फैल गई। बूम! किजारू की लेजर किरणें व्हाइट बर्ड की शॉकवेव से टकराने पर फट गई। सकाजुकी। सेंगोकू का चेहरा बदल गया स्थिति को देखते हुए। अगर तीनों एडमिरल व्हाइट बर्ड से उलझ गए तो व्हाइट बर्ड समुद्री लुटेरों और इंपेल डाउन से भागे हुए लोगों को आगे बढ़ने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। दांत पीसते हुए सेंगोकू ने डेन डेन मुशी के माध्यम से आदेश दिया, विज्ञान विभाग को योजना को क्रियान्वित करने के लिए कहो। अगले ही क्षण असंख्य पैसिफिस्टा कहीं से आ गए और व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं को घेर लिया। उफ! व्हाइट बर्ड एक क्रूर दहाड़ के साथ अकैनु जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा क्रूर था और उसके चेहरे से खून बह रहा था। खून से लथपथ और घायल शरीर के कारण एडमिरल की शान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। वो एक घायल जानवर की तरह दिख रहा था, लेकिन शर्म की भावना ने उसे ढक रखा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अकैनु क्रोध से उबल पड़ा, जबकि उसका पूरा शरीर मैग्मा में बदल गया, जिससे उच्च तापमान निकल रहा था। वो तीनों में सबसे ज्यादा लड़ाकू शक्ति वाला मरीन एडमिरल है, लेकिन वो इस तरह घायल हो गया। व्हाइट बर्ड ने उसे काबू में किया और उसे एक रगडॉल की तरह लात मारी। तीनों एडमिरल ने एक बार फिर व्हाइट बर्ड को घेर लिया। भले ही वो व्हाइट बर्ड ही क्यों न हो, उन्हें उसे रोकने, थका देने और मार डालने का पूरा भरोसा है। व्हाइट बर्ड का चेहरा गंभीर हो गया। वो उन तीनों से लड़ सकता है, लेकिन उसकी ताकत अस्थायी है। जितना अधिक वो अपनी क्षमताओं का उपयोग करेगा, उतनी ही जल्दी वो ब्लेज द्वारा दी गई शक्ति खो देगा। एस को बिना ज्यादा बलिदान दिए बचाने के लिए उसे गणनात्मक और चतुर होना पड़ा। हुर्रे! मरीन को नष्ट कर दो। एडमिरल के बिना वे कुछ भी नहीं है। बचाव एस! व्हाइट बर्ड को एडमिरल से बिना हारे लड़ते देखकर व्हाइट बर्ड पायरेट्स का आत्मविश्वास आसमान छू गया। जयकारे और गर्जना के बीच वे मरीन की ओर दौड़ पड़े, बादलों के ऊपर। वाह! चोटी का व्हाइट बर्ड पागल है। वो गति खोए बिना 3 एडमिरल से लड़ सकता है। जैक्स ने उत्साह में लड़ाई देखी। क्या आपको लगता है कि विश्व के सबसे ताकतवर व्यक्ति का खिताब एक मजाक है? ब्लेसान को यह खिताब मिलने से पहले वो अपराजित थे। अकीरा ने अपनी टिप्पणी दी। ओह, आपसे कोई टिप्पणी सुनना दुर्लभ है, अकीरा, जैक्स ने चंचलता से कहा। मदारा, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। मैं महसूस कर सकता हूं कि व्हाइट बर्ड के अंदर की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है।
वो एडमिरल से मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति और हकी का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ब्लेज ने मदारा से कहा, अच्छा, आज मैं उन्हें नरक दिखाऊंगा। जैसे ही मदारा बादल से कूदा, उसकी आभा भड़क उठी। निम्न श्रेणी के नौसैनिकों को नुकसान मत पहुंचाओ। ब्लेज ने ऊंची आवाज में कहा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मुझे चींटियों की परवाह नहीं है। बादलों के नीचे से मदारा की आवाज आई, ब्लेसान, चलो हम भी चलते हैं। जैक्स ने उत्साहित स्वर में पूछा, नहीं, ये समय आप लोगों के लिए अपना चेहरा दिखाने का नहीं है। मरीन विश्व सरकार के केवल एक अग्रिम मोर्चे हैं। उनकी असली ताकत बहुत ही भयानक है। निकट भविष्य में हमारा मुकाबला विश्व सरकार से होगा। तुम लोग मेरे तुरुप के पत्ते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ताकत जल्दी उजागर हो जाए। ब्लेज का उत्तर सुनकर जैक्स और अकीरा ने अपना सिर हिलाया और मरीन फोर्ड पर उतरते हुए मदारा की ओर देखा। इससे पहले कि एडमिरल व्हाइटबर्ड पर हमला कर पाते, उन्हें एक प्रभावशाली आभा का एहसास हुआ और उन्होंने आसमान की ओर देखा। मदारा की आकृति आकाश से उतरी और एक धमाके के साथ मैरिन फोर्ड पर उतरी, जिससे धूल और बादल उड़ गए। उचिहा मदारा। युद्ध के मैदान में मौजूद हर कोई इस व्यक्ति को पहचानता था, खास तौर पर मरीन। वे 2 साल पहले यहां हुई दुखद लड़ाई को कभी नहीं भूलेंगे। सेंगोकू का चेहरा उदास हो गया। अरे, वो यहां क्यों आया? हालांकि हम उसके ठिकानों पर नजर रखते थे, फिर भी उसकी हरकतें बेहद गुप्त थी। वो जानता था कि मदारा एक अस्थिर कारक है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो सचमुच शिखर सम्मेलन युद्ध में भाग लेगा। गैर्प सेंगोकू के पास आया और गंभीर स्वर में बोला, सेंगोकू, उस बदमाश को ब्लेज बुलाओ, नहीं तो हारने के बारे में भूल जाओ, हम कुचल दिए जाएंगे। हालांकि ऐस उसका पोता है और उसे उम्मीद है कि व्हाइटबर्ड उसे बचा लेगा, लेकिन गैर्प जानता है कि उचिहा मदारा कितना ताकतवर है। अगर वो आगे नहीं बढ़ता है तो मरीन एक ही समय में मदारा और व्हाइटबर्ड को नहीं रोक पाएंगे। मैं उसे व्हाइटबर्ड से लड़ने के लिए नहीं बुला सकता। 5 बुजुर्गों ने व्यक्तिगत रूप से इसका आदेश दिया है। सेंगोकू ने जवाब दिया, भाड़ में जाओ उन्हें और उनके आदेश को। गैर्प ने गुस्से में कहा, गर्प। सेंगोकू ने सख्ती से पुकारा, जो भी हो, मैं जाकर व्हाइटबर्ड को रोकूंगा और उन बदमाशों को मदारा से निपटने दूंगा। यह कहते हुए गैर्प ने अपना मरीन कोट उतार दिया। गार्प, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हंसते हुए, मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के कारण युवाओं को अपनी प्रतिभा खोते हुए नहीं देख सकता। गैर्प का आकार उछला और व्हाइटबर्ड के सामने उतरा। गार्पसान। कुजान और किजारू ने गार्प को आते देख पुकारा, तुम लोग जाओ और उससे निपट लो, मैं व्हाइटबर्ड का ख्याल रखूंगा। गैर्प ने एडमिरल्स को भगाने के अंदाज में अपना हाथ हिलाया। इस संकट को समझते हुए एडमिरल्स ने मदारा पर अपनी नजरें टिकाई। गर्प, सफेद दाढ़ी, व्हाइटबर्ड और गैर्प में भिड़ंत हो गई, जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र में बैंगनी बिजली की धाराएं फूट पड़ी तथा साधारण नौसैनिकों को दूर धकेल दिया गया। दूसरी तरफ एडमिरल्स ने मदारा को घेर लिया। जैसा कि किजारू ने टिप्पणी की, सावधान रहो तुम दोनों, उसकी ताकत व्हाइटबर्ड से किसी भी तरह कम नहीं है। मरीन, क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? मदारा ने अहंकारपूर्वक घोषणा की, जबकि उसकी आभा एक मूर्त बैंगनी रूप में बदल गई। मदारा, तुम्हारे पास इस युद्ध में भाग लेने का कोई कारण नहीं है। तुम किसी और दिन क्यों नहीं आते? हम एक अच्छी लड़ाई कर सकते हैं। किजारू ने मजाकिया अंदाज में कहा। मदारा ने ठंडी निगाह से देखा और उसकी नजरें रिन्नेगन पर टिक गई। अपने हाथ बढ़ाते हुए उसने चुपचाप बुदबुदाया, बंशोतेनिन। एक मजबूत आकर्षक बल ने किजारू, आओकीजी और सकाजुकी को घेर लिया और उन्हें मदारा की ओर खींच लिया। इस तरह के अजीब हमले का सामना करते हुए एडमिरल घबराए नहीं। उन्होंने जवाब में मदारा पर हमला किया। मैग्मा, बर्फ और प्रकाश किरणों की शक्ति ने मदारा को भर दिया। शिनरा टेंसेई, एक विस्फोटक शक्ति कहीं से प्रकट हुई और एडमिरल्स तथा रास्ते में आने वाली हर चीज को दूर धकेल दिया। इतनी नजदीक से हुए हमले से बचने में असमर्थ एडमिरल्स की प्रतिमाएं मैरिन फोर्ड के विभिन्न भागों में जा गिरी। इस दृश्य ने मरीन और व्हाइटबर्ड समुद्री लुटेरों को चौंका दिया, जबकि पूरा मरीन फोर्ड एक पल के लिए शांत हो गया। यहां तक कि गैर्प और व्हाइटबर्ड ने भी अपने हमले रोक दिए। अध्याय 245। एक ही चाल से मरीन को कुचल दो। पिछली बार जब मदारा ने मार्निफोर्ड का दौरा किया था, उसके विपरीत इस बार उन्होंने रिन्नेगन और हाकी महारत सहित अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। अपनी रिन्नेगन शक्ति के साथ उन्होंने आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हकी को आसानी से समझ लिया। इसके अलावा वो कॉन्करर के हकी उपयोगकर्ता भी है, जैसा कि ब्लेज ने उम्मीद की थी। मदारा को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए ब्लेज ने प्राकृतिक ऊर्जा साझा की और उसे सुनहरे रक्त की कुछ बूंदें दी। इसके साथ उसकी ताकत योंकों की तुलना में एक कदम अधिक है। 3 ऐसे बच्चों को भेजकर जिन्होंने अभी तक अपने राजा की इच्छा भी नहीं जगाई थी। क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो, मरीन्स? मदारा ने अपनी बाहें छाती पर रखते हुए कहा। धमाका। गैर्प की आकृति फांसी के मंच से टकराई, जिससे वो पूरी तरह नष्ट हो गया। गुरारा, गार्प, तुम्हारा हकी कमजोर हो गया है। व्हाइटबर्ड हंसा, मदारा के बगल में आकर। एस और नए बुलाए गए जल्लाद सेंगोकू के साथ जमीन पर गिर गए, जो मजबूती से जमीन पर उतरा।
उसी समय लफी निष्पादन मंच पर पहुंच गया और मूल कार्य की तरह नंबर 3 की कुंजी का उपयोग करके एस को मुक्त कर दिया। एस को समुद्री पत्थर की हथकड़ियों से बचाए जाने पर व्हाइटबर्ड ने अपनी आवाज में मरीन फोर्ड के हर कोने में गर्जना की। व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू, पीछे हटो। एस का भाई बहुत खतरनाक है। उसने एस को बचाया। हाँ, एस को बचा लिया गया है। चलो यहां से चलें। व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू खुशी से चिल्लाए और युद्ध के मैदान से वापस जाने लगे। चूंकि व्हाइटबियर्ड ने स्वयं आदेश दिया था, इसलिए उनमें से किसी ने भी उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। मार्को उड़कर व्हाइटबियर्ड के पास उतरा। ओया जी, आपका क्या हाल है? आप लोग पीछे हट जाइए, मेरा कुछ अधूरा काम है। चूंकि उन्होंने मेरे परिवार को छूने की हिम्मत की है, इसलिए मरीन को अपने कार्यों के परिणाम को समझना चाहिए, व्हाइटबर्ड ने कहा। लेकिन मार्को हिचकिचाया। मार्को की चिंता को समझते हुए व्हाइटबर्ड ने हाथ हिलाया। चिंता मत करो, मैं अपनी स्थिति को बेहतर समझता हूं। मैं मरीन को सबक सिखाने के बाद वापस लौट जाऊंगा। समझ गया। मार्को उड़ गया और व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं को सुरक्षित रूप से वापस जाने में मदद की। उसे पता था कि वे ओयाजी के लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थे। उनके यहां रहते हुए वो पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ सकता था। आने के लिए धन्यवाद। व्हाइटबर्ड ने अपने अभिमान को निगलते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे रास्ते में ना आओ। मरीन मेरे शिकार है। ये कहते हुए मदारा ने ताली बजाई। सेज आर्ट वुड रिलीज, सच कई हजार हाथ। मदारा से विशाल चक्र फूटा, जबकि एक विशालकाय कई हाथों वाली लकड़ी की मूर्ति जमीन से उठी। ये बहुत बड़ी थी, पूरे मरीन फोर्ड को देख रही थी। उन्होंने अपने प्रतिष्ठित नीले सुसैनों के साथ कई हजार हाथों को और अधिक समृद्ध किया। ब्लेज द्वारा प्रदान की गई प्राकृतिक ऊर्जा के साथ मदारा वास्तव में सेंजू हाशराम की अद्वितीय वुडन रिलीज का प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन मदारा यही नहीं रुका। उसने सुसानों को आर्मामेंट हकी से और अधिक ढक दिया, जिससे भयानक गति उत्पन्न हुई। उस विशाल आकृति को देखकर नौसैनिकों की धड़कनें बढ़ गई। ये क्या बकवास है? क्या ये ऐसी चीज है जिसे इंसान बना सकता है? ये आदमी किस तरह का शैतानी फल खाता है? उसकी ताकत योनको से भी अधिक होनी चाहिए। क्या एडमिरल्स, फ्लीट एडमिरल और गैरपसान उसे हरा सकते हैं? एस के बचाए जाने के बाद युद्ध का कोई मतलब नहीं रह गया। अब उन्हें इस आदमी और व्हाइटबर्ड को हराना है, अन्यथा मरीन्स को बहुत नुकसान होगा। गुरारारा, क्या भयानक क्षमता है! व्हाइटबर्ड हंसा। उसकी हकी लकड़ी के विशालकाय से खतरनाक शक्ति को महसूस करती है। उसे यकीन नहीं है कि वो अपनी चरम शक्ति के साथ भी इस आदमी को हरा सकता है। सेंगोकू मुश्किल में है। अगर मरीन इस आदमी को बचाने में विफल रहे तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तीनों एडमिरल मदारा के सामने आए। उनके शरीर पर मामूली चोटें और खरोंचें थी। गैर्प और सेंगोकू के साथ वे मदारा के सामने एक पंक्ति में खड़े थे। एक तरफ व्हाइटबर्ड और मादारा, दूसरी तरफ किजारू, आओकिजी, अकैनू, गारप और सेंगोकू। उस समय व्हाइटबर्ड ने पीछे हटकर संकेत दिया कि वो युद्ध में भाग नहीं लेगा। यदि संभव हो तो वो जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत बचाकर रखना चाहता है। सेंगोकू, ऐसा लगता है कि हम बूढ़े लोगों को अभी भी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये बदमाश अच्छे नहीं है। गैर्प ने नाक खुजाते हुए और एडमिरल्स की आलोचना करते हुए कहा। हाँ, उनकी उम्र में गैर्प रोजर से लड़ रहा था, जबकि सेंगोकू व्हाइटबियर्ड से लड़ रहा था। व्हाइटबर्ड की तरह ही गार्प सुसानू और हकी में लिपटे लकड़ी के विशालकाय के भीतर छिपी विस्फोटक शक्ति को महसूस कर सकता था। इस तरह की चीजों के खिलाफ दो सम्राटों की सेनाएं मिलकर भी जीत नहीं पाएंगी। पिछली बार हम हार गए होंगे। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि वो हम पांचों के साथ मिलकर कैसे लड़ता है। सेंगोकू का शरीर एक विशाल सुनहरे बुद्ध में बदल गया। यद्यपि लकड़ी का यह विशालकाय प्राणी बहुत बड़ा दिखता है, सेंगोकू को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है और वो गैर पर विश्वास करता है। सकाजुकी का शरीर मैग्मा में धुआं भर गया, जबकि कुजान के शरीर को बर्फ ने घेर लिया। किजारू के लिए उसका पूरा शरीर बेहद सुनहरा चमकीला हो गया, जैसे कि वो एक हल्की सी किक मारने के लिए तैयार हो। वे सभी अत्यंत गंभीर थे और उनमें से भयंकर गति निकल रही थी, ये समझते हुए कि आगामी युद्ध बहुत बड़ा और भयानक होगा। रियर एडमिरल और वाइस एडमिरल को छोड़कर साधारण नौसैनिकों को मरीन फोर्ट से निकाल लिया गया। मदारा लकड़ी की मूर्ति के सिर पर बैठ गया और ऊपर से चींटी जैसे अस्तित्वों को देखने लगा। उसकी आंखों में तिरस्कार और अहंकार झलक रहा था। क्या तुम लोग नाचने के लिए तैयार हो? मदारा ने एक हाथ से मुहर बनाते हुए कहा। अगले ही क्षण तीनों एडमिरल्स, सेंगोकू और गारप पर सैकड़ों मुट्ठियां बरसने लगी। हमलों का सामना करते हुए गैर्प और सेंगोकू ने भयानक आर्मामेंट और कॉन्करर की हकी का प्रदर्शन किया, जबकि एडमिरल्स ने अपनी विनाशकारी लोगिया क्षमताओं का प्रदर्शन किया। बूम! ये टकराव ब्रह्मांड के बिग बैंग जैसा था। ये बहुत विनाशकारी था, सब कुछ नष्ट करने में सक्षम था।
मरीन फोर्ड हिल गया, जबकि एक शक्तिशाली शॉकवेव ने सब कुछ बहा दिया। टक्कर के केंद्र में अंतरिक्ष में भी झुकाव के संकेत दिखाई दिए। हकी की अंतहीन धाराएं सभी दिशाओं में उड़ रही थी। मैग्मा, लेजर बीम, बर्फ और सुनहरी पवित्र शक्ति ने सुसानु और हकी में लिपटी लकड़ी की मुट्ठियों का जबरदस्ती विरोध किया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पक्ष बराबरी पर है। लेकिन मदारा के हमले की अगली लहर ने मरीन के 5 सबसे मजबूत लोगों को डुबो दिया, चाहे वे गैर्प और सेंगोकू ही क्यों न हो। वे उन हजारों शक्तिशाली मुट्ठियों से नहीं लड़ सकते जो उन्हें बार बार मार रही थी। 1 मिनट के संघर्ष के बाद वे कुचल दिए गए। पूरा मरीन फोर्ट बीच से लेकर आसपास तक फैली अंतहीन दरारों से भर गया था। युद्ध के मैदान की धूल ने सब कुछ डुबो दिया था, जिससे देखने वालों के लिए स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया था। मरीन और समुद्री लुटेरे अपने अपने जहाजों में रहकर दूर से इस भयानक टकराव को देख रहे थे। लफी और एस उस आदमी की शक्ति देखकर हैरान रह गए। ये बिल्कुल भगवान जैसी शक्ति थी। धूल साफ होने के बाद हर कोई ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। तीनों एडमिरल, गैर्प और सेंगोकू खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उन्हें बुरी तरह पीटा गया। अब कोई मौका नहीं बचा। अब इस आदमी से कौन लड़ेगा?